नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RS Academy 24 स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जो कि परीक्षाएं निकट हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की यह क्लास IT एक्ट 2009 पर आधारित है। इस बार की परीक्षा में इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं, इसलिए इस क्लास को पूरा देखना अति आवश्यक है। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए, निःशक्त बच्चे। ऑप्शन बी, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे। ऑप्शन सी, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे। ऑप्शन डी, बच्चों की नियमित उपस्थिति। ये शिक्षा लिखा है प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 14 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए यह अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। बाकी निःशक्त बच्चों के लिए लागू होता है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए होता है, बच्चों की नियमित उपस्थिति पर होता है, परंतु 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू नहीं होता है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन ए, 40 घंटे। ऑप्शन बी, 45 घंटे। ऑप्शन सी, 50 घंटे। ऑप्शन डी, 55 घंटे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 45 घंटे एक सप्ताह में शिक्षकों को कार्य करना निर्धारित किया गया है IT एक्ट 2009 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा। ऑप्शन ए, विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। ऑप्शन सी, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये सभी ऑप्शन सत्य सही हैं। शिक्षक के लिए जो विद्यालय में कार्य करने चाहिए, विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित भी होना चाहिए, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना चाहिए, पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना चाहिए। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 86 में संशोधन अधिनियम 2002 के भाग 33 में जिस नई धारा को जोड़कर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बातें कही हैं, संविधान की यह धारा है। ऑप्शन ए, 21A। ऑप्शन बी, 21B। ऑप्शन सी, 22A। ऑप्शन डी, 22B। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों 21A। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 21A के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात कही गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई। ऑप्शन ए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय बाल भवन। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना मई 1998 में की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्धारित किया गया है कि 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यालय अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। ऑप्शन ए, 30। ऑप्शन बी, 40। ऑप्शन सी, 45। ऑप्शन डी, 50। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 40। यानी 40:1 में शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति होगी। अगर 40 बच्चे हैं तो एक शिक्षक होगा।
चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष से समवर्ती सूची में रखा गया है? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1992। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों को पोषण स्तर सुधारने हेतु सामाजिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 4 जून 2005, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2008, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2005, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1995। एमडीएम योजना कब शुरू की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 15 अगस्त 1995 को एमडीएम योजना शुरू की गई, जिसके तहत बच्चों को पोषण स्तर सुधारने के लिए मध्याह्न भोजन दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आईटी 2009 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का वर्णन, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा पर बल, ऑप्शन सी अध्यापक के कार्य कर्तव्य का वर्णन, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि सभी कथन सही हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का वर्णन होना चाहिए, समावेशी शिक्षा पर बल देना चाहिए, अध्यापक के कार्य और कर्तव्यों का वर्णन होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईटीई के विभिन्न प्रावधानों को मानना विद्यालय के लिए ऑप्शन ए जरूरी है, ऑप्शन बी जरूरी नहीं है, ऑप्शन सी कभी कभी जरूरी है, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन ए जरूरी है। आईटीई के प्रावधानों को मानना विद्यालय के लिए बहुत आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग की। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का गुरु भी कहा जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतया को सुनिश्चित करें, ऑप्शन बी समुचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतया को सुनिश्चित करें, ऑप्शन सी सभी को समान शिक्षा, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी समूचे सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णतया को सुनिश्चित करें। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आईटीई एक्ट 2009 कब लागू किया गया है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2012, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2016। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010 को आईटी एक्ट 2009 लागू हुआ। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी 11 नवंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन ए 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती में। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी
5 सितंबर, ऑप्शन सी 11 नवंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, IIT 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए अध्यापकों का प्रशिक्षण, ऑप्शन बी घुमंतु बालकों का प्रवेश, ऑप्शन सी एकेडमिक कैलेंडर, ऑप्शन डी 14 वर्ष के बाद की शिक्षा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 14 वर्ष के बाद की शिक्षा को IIT एक्ट 2009 में ध्यान नहीं दिया गया है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, IIT 2009 में एक सप्ताह में अध्यापक के कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन ए 43 घंटे, ऑप्शन बी 48 घंटे, ऑप्शन सी 40 घंटे, ऑप्शन डी 45 घंटे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 45 घंटे। एक सप्ताह में अध्यापकों को कार्य करना अति आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए टूवर्ड्स लर्निंग सोसाइटी, ऑप्शन बी सब पढ़ें सब बढ़ें, ऑप्शन सी शिक्षा बिना बोझ की, ऑप्शन डी लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लर्निंग द ट्रेजर विद इन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, CWSN बालक कौन है? ऑप्शन ए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बालक, ऑप्शन बी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, ऑप्शन सी पंक्तिवार बैठक, ऑप्शन डी अधिगम पठार संबंधित बालक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, CWSN बालकों को पढ़ने के लिए अध्यापक के लिए कौन सी बैठक आदर्शवादी है? ऑप्शन ए गोलाकार बैठक, ऑप्शन बी युवाकार बैठक, ऑप्शन सी वंचित वर्ग के बालक, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ए और बी दोनों प्रकार की बैठक आदर्शवादी है। वंचित एवं CWSN बालकों के लिए गोलाकार भी होनी चाहिए और युवाकार भी होनी चाहिए। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी IIT एक्ट 2009 की महत्वपूर्ण क्लास, जो इस बार की परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई गई थी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ऐसी हम आशा करते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए RS Academy 24 को। जय हिंद, वंदे मातरम।